महिला की प्रजनन नली जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। हम कहते हैं कि एक महिला प्रेग्नेंट है, माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने तक बच्चा कैसे पल रहा होता है। अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, अंडवाहिनी में आकर स्पर्म के आने का इंतजार करता है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानते हैं। तो आपने कभी एक प्रेग्नेंट महिला को अक्सर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो प्रेग्नेंट महिला आखिरकार प्रेग्नेंट कैसे होती है? आखिरकार एक माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने तक बच्चा कैसे पल रहा होता है? उस समय उसके पोषण के लिए पोषक तत्व की प्राप्ति कहाँ से होती है और बच्चा आखिरकार 9 महीना तक पेट में कैसे पलता है? तो आज का हमारा वीडियो कुछ इसी प्रकार के टॉपिक पर होने वाला है कि आखिरकार एक महिला प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, क्या होता है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो देखिए, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, प्रेगनेंसी महिला के जीवन की एक वह अवस्था होती है जिसमें, देखिए ध्यान से, प्रेगनेंसी वह अवस्था होती है जिसमें निषेचित अंडाणु, ध्यान से देखिए, जिसमें निषेचित अंडाणु गर्भाशय के अंदर प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी जैसा कि देख सकते हो, प्रेगनेंसी वह अवस्था है जिसमें निषेचित अंडाणु गर्भाशय में विकसित होकर शिशु का रूप लेने लगता है। मतलब प्रेगनेंसी की अगर हम अवस्था की बात करें तो ये अवस्था 40 सप्ताह यानी 9 महीने तक एक माँ के गर्भ के अंदर रहता है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम यूं कहें तो प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत बच्चे माँ के गर्भ में पल रहा होता है। अब देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है अंडोत्सर्जन यानी कि ओवुलेशन। ध्यान से देखिए, अंडोत्सर्जन क्या होता है? तो देखिए, हर महीने मतलब 28 दिन के बाद, मतलब हर 28 दिन पर महिला की अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। देखिए, फैलोपियन ट्यूब यानी कि जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। तो महिला के अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु का फैलोपियन ट्यूब में आना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्जन। आई होप आपको अंडोत्सर्जन क्या होता है ये समझ में आ गया। देखिए, अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलने के बाद लगभग 24 घंटे तक जिंदा रहते, यानी अगर उसे 24 घंटे के भीतर स्पर्म मिला तो सही है, वो निषेचित हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो वो फिर क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं आगे कौन कौन सी बातों को बताया गया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है निषेचन। जैसा कि आप देख सकते हो, निषेचन, देखिए पिछली स्लाइड में हमने जाना कि अंडोत्सर्जन क्या होता है और दूसरी प्रकार से हमने जाना है। देखिए, अंडोत्सर्जन के दौरान क्या होता है कि महिला की अंडाशय से हर एक महीना क्या होता है, तो एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है। वो अंडाणु बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में आकर स्पर्म के आने का इंतजार करता है। ठीक है, अगर यदि मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी के फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी तक पहुंच गया और अंडाणु के साथ मिल गया तो ये क्या हो गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे भाई? निषेचन होना। ठीक है, अंडाणु प्लस शुक्राणु जब आपस में मिल गया तो इसी का नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। आई होप कि निषेचन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, असुरक्षित यौन संबंध। अब देखिए, असुरक्षित यौन संबंध, अब ऐसा नहीं है कि अगर प्रोटेक्शन के द्वारा अगर यौन संबंध स्थापित किया जाए तो उस समय तो स्पर्म मेल फीमेल के बॉडी में इंटर नहीं कर पाती है, तो उस समय तो निषेचन की क्रिया जाहिर सी बात है कि नहीं ही होगी। तो निषेचन की क्रिया कब होगी? जब असुरक्षित यौन संबंध किया जाए, मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन इस्तेमाल के यौन संबंध की क्रिया जब की जाती है तो पुरुष के शुक्राणु
महिला की प्रजनन नली, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, में प्रवेश कर अंडाशय के साथ यानी अंडाणु के साथ जब वो मिल जाती है तो ये क्या बनाती है, इस पूरी प्रोसेस को निषेचन कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। क्या बनता है? एक युग्मनज बनता है। अब देखिए, ये युग्मनज जब गर्भाशय के अंदर आता है तो इसी युग्मनज का नाम भ्रूण हो जाता है। इसी युग्मनज का नाम क्या हो जाता है भाई? भ्रूण हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं आगे कौन सी बातें बताई जा रही हैं। देखिए, इसके बाद होता क्या है कि जो निषेचित अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में होता है, वो अंडाणु धीरे धीरे विभाजित होकर लगातार विभाजित होकर गर्भाशय में आता है। जब अंडाणु मतलब जब निषेचित अंडाणु गर्भाशय में आता है तो उसका नाम भ्रूण हो जाता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है भ्रूण का विकास। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए, निषेचित अंडाणु लगातार विभाजित होता हुआ अंडवाहिनी से गर्भाशय में आता है और ये गर्भाशय में आने के बाद गर्भाशय की एक भीतरी परत जिसका नाम इंडोमेट्रियम होता है, इस परत से ये क्या होता है तो आकर के भाई चिपक जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे भ्रूण। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस प्रोसेस को हम पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? प्रत्यारोपण कहते हैं। तो देखिए, इससे क्या पता चलता है कि एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो देखिए, आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से हम इसके इतिहास को उठा करके जानते। देखिए, सबसे पहले यौन संबंध के दौरान, असुरक्षित यौन संबंध के दौरान जिस समय महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आता है, उस समय यदि यौन संबंध बनाती है कोई महिला तो उस समय क्या होता है कि ये शुक्राणु इसके बॉडी से मतलब वीर्य के जरिए वीर्य संकलन के द्वारा जब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो इसे निषेचन की क्रिया कहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। ये युग्मनज मतलब ये कोशिका जब तक फैलोपियन ट्यूब में है तब तक इसका नाम युग्मनज है और ये कोशिका जैसे ही फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय के अंदर आती है तो इसका नाम फिर क्या होता है? भ्रूण हो जाता है और फिर इसी भ्रूण का लगातार विकास होते हुए मतलब लगातार विभाजन होता हुआ इससे क्या बनता है? फिर एक पूरा मतलब पूर्ण विकसित एक बच्चे का निर्माण होता है। ये भ्रूण जब गर्भाशय में एंडोमेट्रियम नामक परत से लेयर से चिपक जाती है तब हम कहते हैं कि एक महिला प्रेग्नेंट है। यानी एक महिला गर्भ मतलब एक महिला के अंदर एक बच्चा गर्भ को प्राप्त मतलब एक महिला गर्भवती है यानी एक महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि प्रेग्नेंट कैसे हो गया। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर होता है कि भ्रूण का जो मतलब प्रेगनेंसी की शुरुआत इसी को कहते हैं, यानी कि यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है मतलब प्रेगनेंसी अवस्था की शुरुआत होती है और यहाँ से लगातार 40 सप्ताह यानी 9 महीने तक को गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस की ओर अगर बढ़े तो हम क्या जान पाएंगे कि ये बच्चा आखिरकार गर्भ में कैसे रहता है, इसको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण या पोषक तत्व कैसे प्राप्त होता है। तो आइए उन सारी चीज़ों को अब हम जान लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही भ्रूण गर्भाशय के अंदर आता है उसके साथ ही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और प्रेगनेंसी की शुरुआत होने के साथ फीमेल में एक हार्मोन जिसका नाम HCG हार्मोन है, इस हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन महिला के जीवन काल में उस अवस्था में होता है जब एक महिला के प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इस हार्मोन का स्राव कब होता है? जब महिला के प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। केवल और केवल ये हार्मोन उसी समय स्रावित होता है। देखिए, इसी हार्मोन के कारण प्रेगनेंसी टेस्ट का पता चलता, जो मतलब फीमेल यानी कि जो गर्ल्स लोग फिजिकल होने के बाद जो किट के द्वारा जो प्रेगनेंसी की टेस्ट करती है वो इसी हार्मोन के
कारण उसको पता चलता है। तो देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली जो किट होती है वो क्या करता है, बस इसी HCG हार्मोन का पता लगाता है कि फीमेल के बॉडी में HCG हार्मोन है या नहीं। अगर HCG हार्मोन है तो उससे ये पता चलता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेगनेंस की अवस्था में है। देखिए यही हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में पता लगाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है कि भ्रूण धीरे धीरे विभाजित होकर शिशु का रूप लेने लगता है, मतलब एक बच्चे का रूप लेने लगता है। तो अब यहाँ तक हमने ये जाना कि एक बच्चे यानी एक शिशु कैसे बनने लगता है, किस अवस्था से किस अवस्था तक बनने लगता है। देखिए तो अब हमारा जो प्रश्न, अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि गर्भ में बच्चे को पोषण के लिए पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो माँ के पेट में पल रहे बच्चे के पोषण के लिए बच्चे के शरीर और माँ के शरीर से दो नली का जुड़ाव होता है, जिसमें पहला नली जिसे हम गर्भ नाल कहते हैं तथा दूसरा नली जो कि अपड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अपड़ा के नाम से। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे बॉडी में भी बहुत सारी नलियां होती है, मतलब मुख्य रूप से अगर हम रक्त वाहिनी की ही बात करें तो मुख्य रूप से दो रक्त वाहिनी, पहला धमनी और दूसरा शिरा। जिस प्रकार से धमनी ऑक्सीजन का स्राव करती है तथा शिरा कार्बन डाइऑक्साइड का स्राव करती है, उसी प्रकार से गर्भनाल क्या करता है, तो माँ के बॉडी में जो भी पोषक तत्व है जैसे ऑक्सीजन, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, उन सब को बच्चे के शरीर तक पहुंचाता है। अब देखिए बच्चे के शरीर में मतलब उसमें क्या होता है, उपापचय क्रिया होता है। अब उपापचय क्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ डेस्ट का निर्माण होता है, कुछ न कुछ कचरे का निर्माण होता है, जिसका निष्कासन बच्चे माँ के शरीर में अपरा नलिका के द्वारा करती है। बच्चे के मतलब ये सपोज डैट माँ का बॉडी है यहाँ पर और यहाँ पर बच्चे का शरीर है। देखिए यहाँ से दो नली जुड़ी होती है, जिसमें पहला नली क्या कहलाता है, गर्भनाल कहलाता है, और दूसरा नली वो होता है जिसे हम अपड़ा कहते हैं। ठीक है, पहले नली से माँ के शरीर से ऑक्सीजन आया, जो भी खाने पीने का सामग्री है वो सब बच्चे के शरीर तक पहुंचा। अब उसके बाद बच्चे ने क्या किया, उपापचयी क्रिया किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके मतलब कुछ उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण हुआ। ये उत्सर्जी पदार्थ इस अपरा नलिका के द्वारा क्या होता है, फिर से माँ के शरीर में पहुंच जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि बच्चे माँ के गर्भ में पोषण या पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं एवं उसके उपापचय क्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो उसको कहाँ निष्कासित करते हैं। तो ये हमारा वीडियो इस तरीके से यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।